Good morning dear students. In the last class we read about the objective of advertisement. Okay, अब हम देखेंगे the merits and demerits of advertising. विज्ञापन के लाभ और विज्ञापन के दोष. देखिए जो एडवर्टाइजमेंट है हर में जब स्पॉन्सर इसको करता है तो उसके फैक्ट है कि दो पहलू होते हैं, एक उसका प्रॉफिट होगा एक उसका लॉस होगा. तो इसी तरीके से जो विज्ञापन है उसका मतलब जो एडवर्टीजमेंट है उसका जो प्रॉफिट यानी उसकी जो मेरिट्स हैं वह भी होगी और जो उसके डिमेरिट्स हैं दोष हैं वो भी होंगे. ठीक है, तो आज हम विज्ञापन के लाभ और दोष के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, सबसे पहले विज्ञापन के लाभ के बारे में देखते हैं कि विज्ञापन से क्या क्या लाभ होते हैं. फर्स्ट है इकोनॉमी, मितव्ययिता. ठीक है, विज्ञापन के अंदर मितव्ययिता से क्या मतलब हुआ कि जो विज्ञापन होता है वो उसका बड़ी संख्या में जो है लोगों तक उसकी पहुंच बनती है. ठीक है, अब वो जब पहुंच बनती है तो ये सबसे ज़्यादा कम लेस इफेक्टिव वाला उसका कम्युनिकेशन का एक मीन हो जाता है. और जो विज्ञापन है विज्ञापन का जो उसके द्वारा जो उसका जो टोटल जो एक्सपेंसेस है वो क्या होता है फिर कई सारे जो फैक्टर्स हैं उनमें वो बटा होता है जिससे उसकी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है वो कम आती है. इससे क्या होता है कि आप एक विज्ञापन के द्वारा कई क्षेत्रों के अंदर इसको को प्रसारित कर सकते हैं. तो अब आपका खर्चा तो एक विज्ञापन हुआ लेकिन आपने उसको क्या किया काफ़ी ज़्यादा आगे उसको बढ़ा दिया यानी उसको प्रसारित कर दिया और कम खर्चे में आपके जो हैं अधिक लागत भी नहीं आएगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका जो विज्ञापन है वो हर जगह पर प्रसारित हो रहा है. आपने एक एडवर्टीजमेंट के द्वारा कई क्षेत्रों को कवर कर लिया. सेकंड है स्पष्टता. देखिए मास रीच दूर. ठीक है, सेकंड मास रीच. अब जो विज्ञापन है वो केवल एक छोटे स्तर पे तो होता नहीं है. ठीक है, और यदि छोटे स्तर पे भी हो तो कहीं ना कहीं पे उसका एक रीजनल सेक्टर तो होता ही है. तो जो विज्ञापन है उसका रीजनल सेक्टर से मतलब है कि जो मान लीजिए कोई क्षेत्रीय विज्ञापन ही है या मान लीजिए कोई नेशनल लेवल का विज्ञापन है. ठीक है, तो वो जो विज्ञापन है वो विज्ञापन काफ़ी लोगों तक अपनी पहुँच बनाता है यानी इस वे टू द मास रीच ऑफ द पीपल. ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अब देखते हैं हम कि थर्ड क्या है इनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. यानी क्या मतलब इसका क्या मतलब है कि जो विज्ञापन है ठीक है वो काफ़ी ज़्यादा जो कस्टमर है उपभोक्ता है उनके ऊपर वो विश्वास दिलाने के लिए ही विज्ञापन के लिए हमें क्या करना होता है एक ये विज्ञापन जो है वो एक सहारा बनता है. जो उपभोक्ता जो होते हैं वो जब वस्तुएं खरीद लेते हैं और जब उसका उपयोग करते हैं तो वह जो विज्ञापन द्वारा उसके जो गुण होते हैं वो उसको बताए जाते हैं. ठीक है, तो उसके जो गुण हैं तो वह उस जो कस्टमर है उसके ऊपर वो एक इमेज बन जाती है और उस इमेज के द्वारा वह विज्ञापन के द्वारा उस इमेज को बनाते हुए उस विज्ञापन के द्वारा उसको क्या करता है विश्वास जीतता है. ठीक है, और उसको अपने कॉन्फिडेंस आश्वासन में लेता है कि हम ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, इस प्रोडक्ट के द्वारा क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं. ठीक है, ये सारे गुण वो बताता है. फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सप्रेसिवनेस, प्रभावी. ठीक है, अब विज्ञापन जो है प्रभावी कैसे हो सकता है, कई सारे फैक्टर्स हैं. यह तो एक तो आपका प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा एक क्वालिटी का है यानी बहुत अच्छी क्वालिटी का है तो भी एक तरह से वो प्रभावी है. ठीक है, अब दूसरी बात विज्ञापन प्रभावी कैसे कि मान लीजिए आपने उस विज्ञापन के अंदर काफ़ी अच्छा मैसेज देते हुए आपने उस विज्ञापन को बनाया है या शूट करवाया है. ठीक है, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, या आपने उस विज्ञापन के अंदर क्या किया कि काफ़ी अच्छे जो आपके जो एंडोर्समेंट है आपके जो एम्बेसडर हैं जो आपने जिनको यूज़ किया है अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए तो वो प्रभावशीलता भी कई बार उस प्रोडक्ट को दिखाने में आपके सहयोग देती है. जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए श्री अमिताभ बच्चन यदि किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं या आपके विज्ञापन के एम्बेसडर हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कहीं ना कहीं जो यूथ हैं चाहे या जो इंडिया की जो कस्टमर्स हैं यदि उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उनका एक विश्वास उस प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा हुआ होता है. क्योंकि जो विज्ञापन है उसके अंदर जो एक्सप्रेसिवनेस जो डाली गई है जो प्रभावशीलता डाली गई है वो उसके एक एम्बेसडर के द्वारा भी डाली गई है. ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन.
इसका ये विज्ञापन, अब इसके इस पॉइंट में क्या है कि जो विज्ञापन है वो एक तरह से क्या है, कम्युनिकेशन का मीन है, ठीक है। अब जो उपभोक्ता अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसके द्वारा की पूर्ति के लिए क्या करता है कि बाजार में जो उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनकी वो जानकारी लेता है। इसके द्वारा क्या होता है कि उपभोक्ता ये जान लेता है कि किस किस तरह की वस्तुएं बाजार में उपलब्ध है, उन्हें कहाँ कहाँ से खरीद सकते हैं और वह उपभोक्ता के लिए कितनी उपयोगी है। तो ये जो सूचना देने का ये जो सबसे जो साधन है वह सबसे सस्ता, सरल और इफ़ेक्टिव, प्रभावी है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग जो हैं वो सूचना को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, कोई प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई ऑफर आया है, जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कुछ नई टेक्नोलॉजी डाली गई है, वो सारा किसके माध्यम से हमारे तक पहुंचती है, विज्ञापन के द्वारा, ठीक है। तो विज्ञापन के द्वारा क्या है, जो हमें इंफॉर्मेशन है, जो सूचना है वो हमारे तक पहुंच जाती है। नेक्स्ट, कन्वीनियंस, सुविधा, ठीक है। अब इसमें क्या जो है मेरिट है इसकी विज्ञापन की, कि विज्ञापन जो है वो एक तरह से क्या कहता है, जो ब्रांड है, ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसकी एक इमेज बना देता है सेल के लिए। तो एक अच्छा जो ब्रांड है उसको खरीदने और बेचने में काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि उपभोक्ता क्या करता है, उस वस्तु को जांचने और परखने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, ठीक है। उस वस्तु के डिब्बे के ऊपर, यानी कि जो वस्तु का जो प्रोडक्ट है जो सेल के लिए, उसके ऊपर उसका कलर, उसका वेट, उसकी क्वांटिटी, ठीक है, उसके क्वेश्चंस, उसके हाउ टू यूज़, कैसे यूज़ करना, ये सब लिखा हुआ होता है। तो उसको फिर ज़्यादा इस प्रोडक्ट के अंदर मतलब उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है किसी प्रकार के प्रोडक्ट की को जानने से संबंधित। तो ये एक तरह से जो है एडवर्टीजमेंट क्या कहता है, उसको विज्ञापन को काफ़ी ज़्यादा, विज्ञापन के द्वारा प्रोडक्ट को काफ़ी ज़्यादा सुविधा होती है, ठीक है। इसके बाद है फ्रीडम ऑफ चॉइस, पसंद की स्वतंत्रता, कि विज्ञापन के द्वारा क्या होता है कि जो ब्रांड वाली जो वस्तुएं हैं इनकी जानकारी उपभोक्ता को अपनी वस्तु जो है वो पता चलती है, ठीक है, ब्रांड के द्वारा, कि हाँ हमें भी ब्रांड के द्वारा वो जो उपभोक्ता है वो भी जान लेता है कि भाई इसे मुझे ये प्रोडक्ट के ऊपर मुझे विश्वास है, या मुझे ये प्रोडक्ट के प्रति खरीदने के ऊपर एक जो है इमेज वाली चीज़ के ऊपर मुझे इसके साथ में जाना है। तो उपभोक्ता जब किसी ब्रांड से संतुष्ट नहीं होता है तो क्या कहता है, दूसरी ब्रांड के ऊपर भी जा सकता है और उसकी आवश्यकता पूरी कर सकता है, और इस तरीके से सदा उसका उपयोग जो है वो सुविधापूर्वक कर सकता है। तो यानी फ्रीडम ऑफ चॉइस में क्या है कि जैसे जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के जो सब कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है, वो व्यक्ति उन प्रोडक्ट्स के अंदर यदि किसी प्रकार की कोई कमी आती है तो उसके पास में फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है कि वह इस प्रोडक्ट की बजाय नेक्स्ट टाइम जो कंज्यूम करे वो अदर प्रोडक्ट को कर लेवे। उसके बाद में ऑफर होता है, ठीक है, उस विज्ञापन के द्वारा उसको पता होता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए जैसे सैमसंग हुआ, एलजी हुआ। अब कस्टमर कंफ्यूज हो रहा है कि सैमसंग का फ्रीज खरीदूँ या एलजी का फ्रीज खरीदूँ। तो उसके ऊपर वो क्या करता है, अपनी जो ब्रांड की जो इमेज है, हालांकि दोनों ही इमेज उसके माइंड में थी, पर जब यदि कोई ब्रांड यदि उसकी इमेज को नहीं बना पा रहा है या उसने इस चीज़ को सुना, ठीक है, या उसने इसका मार्केट एवोल्यूशन किया, तो उसको पता लगा, तो वह क्या कर सकता है, सब जो उसका कॉम्पिटिटर है, मान लीजिए एलजी या सैमसंग कोई भी जो यूज़ करता था और अदर पे जाता है, तो वह उस प्रोडक्ट को यूज़ नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर चला जाएगा, नेक्स्ट कंपनी से वो का कंज्यूमर बनना ज़्यादा पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो अब हमने देखे ये विज्ञापन के लाभ, ठीक है। अब हम देखेंगे विज्ञापन के दोष। देखिए विज्ञापन के जो दोष हैं उसके अंदर क्या है कि विज्ञापन ऐसा नहीं है कि सारे जो विज्ञापन है उसके फ़ायदे ही फ़ायदे होते होंगे। उन विज्ञापन का कहीं ना कहीं एक पलड़ा, यानी दूसरा जो पहलू है, दूसरा जो सिक्का है, वो उसके दोष को भी दर्शाता है, ठीक है। सबसे पहला जो विज्ञापन का दोष है वो क्या है, लेस फोर्सफुल, कम असरदार। अब कम असरदार से क्या तात्पर्य है कि जो विज्ञापन है वो एक तरह से क्या है, गैर व्यक्तिगत यानी इम्पर्सनल यूज़ है, ठीक है, यानी इसके अंदर व्यक्तिगत नहीं होता है। अब ये तो सिर्फ एक तरह से आपको भी पता है कि ये तो ऑडियो होता है या ऑडियो विजुअल होता है, ठीक है। तो जो विज्ञापन है तो वो एक तो
पर्सनल सेलिंग हो, यानी जो व्यक्ति जब सामने बेचता है तो हम लोग उससे 50 क्वेश्चन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। हम उस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स जो हैं वो उससे हमें कोई प्रॉब्लम आई तो हम एंड टू एंड उसको पर्सनल सेलिंग के द्वारा दूर कर सकते हैं। पर विज्ञापन तो एक ऐसा है कि हमें तो वो प्रोडक्ट सिर्फ एक दिखाई दे रहा है, इंटेंजिबल है, जिसे हम नहीं देख सकते हैं, हम ना छू सकते हैं, बट देख तो पा रहे हैं, मतलब हाथ लगा के छू नहीं पा रहे हैं, ठीक है। इस वे में वो इंटेंजिबल हो गया। तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या हो गया, अब हमारे लिए लेस फोर्सफुल हो गया, ठीक है। इसके बाद इसमें जो प्रोडक्ट के ऊपर जो एक तरह से मैसेज है वो भी क्या है, हमारे लिए कम इफेक्टिव है, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट को देख नहीं लेते हैं, जब तक हम प्रोडक्ट को छू नहीं लेते हैं, ठीक है, छूते हुए देखना, तो तब तक हम उसके ऊपर इफेक्टिवनेस नहीं, या हम लोग उसके ऊपर जो है वो प्रोडक्ट हमारे लिए इफेक्टिव नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके बाद है लैक ऑफ फीडबैक, प्रतिपोषण की कमी। बिल्कुल सही बात भी है ये कि आपके सामने टीवी में कई बार एडवर्टीजमेंट आ तो जाते हैं, लेकिन अब वो जो एडवर्टीजमेंट है वो एक तरह से प्रसारित हो गए, ठीक है। अब कितने लोग उस प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं ये तो उसकी सेलिंग के ऊपर ही डिपेंड करेगा प्रोडक्ट की, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने के बाद में ही हमें जो कंज्यूमर है वो उसकी सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन मालूम करता है। तो विज्ञापन के द्वारा जो संभावित जो ग्राहक है, यानी कि जो कस्टमर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, उनको खरीदने के लिए प्रेरित तो करता है और साथ में उनको दुकान तक भी ले आएगा कि हाँ चलो उस प्रोडक्ट को हम लोग लेने के लिए जाते हैं। परंतु यदि जो सेल्स मैन है, जो सेलिंग करता है, वो यदि बाकायदा, ठीक है, अनस्किल, यानी कि यदि वो अकुशल है, तो हमारा विज्ञापन क्या होगा, प्रभावहीन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज यदि मैं कोई प्रोडक्ट लेने जाता हूँ, ठीक है, और यदि सेल्समैन मुझे उस प्रोडक्ट के बारे में सेटिस्फाई नहीं कर पाता, मैं इंस्पायर होकर तो चला गया शॉप के ऊपर कि हाँ मुझे ये वाला प्रोडक्ट दिखाइए आप, ठीक है, या ये वाला प्रोडक्ट आई वांट टू परचेज, बट जो सेल्समैन है वो अनस्किल्ड वाला अकुशल व्यक्ति था, उसका इंटरेस्ट नहीं था उस प्रोडक्ट के बारे में, या उसको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो उसका लॉस किसको होगा, स्पॉन्सर जो विज्ञापनकर्ता को है, क्योंकि वो उसको अच्छे सेलिंग के लिए उसको जो कस्टमर उसको मोटिवेट नहीं कर पाया। वो दुकान तक उसको लेके तो आ गया विज्ञापन, लेकिन बेचने के लिए बाकायदा उसको फोर्स नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो इससे क्या हो गया, जो हमारे पास जो विज्ञापन की जो फीडबैक थी वो हम उसको प्रॉपर नहीं दे पाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी, जो लोचपूर्णता की कमी, ठीक है। तो विज्ञापन संदेश क्या करता है, कुछ जो स्टैंडर्ड है ना, जो निर्धारित जो स्टैंडर्ड है उसी का होता है। तो विभिन्न जो ग्राहक समूह हैं उससे, यानी हर प्रकार, आपको भी पता है कि हर कस्टमर की अलग अलग चॉइस, अलग अलग डिमांड, अलग अलग क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट होते हैं। तो वो हर किसी की जो अपने प्रोडक्ट को हर किसी के अकॉर्डिंग तो वो नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। अब एडवर्टीजमेंट में भी ऐसा ही है कि हर कस्टमर को, उसे भी पता होता है कि हर कस्टमर की डिमांड है क्या है, उसको क्या क्या कस्टमर किस तरीके से क्वेश्चंस कर सकता है, प्रोडक्ट में उसको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पर तो विज्ञापन के अंदर इस प्रकार का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता कि हर तरह के कस्टमर की वो डिमांड या जो उनकी आवश्यकता है उसको अनुसार उसको बदल दें या उसको डाल दें, क्योंकि एक बार जब एडवर्टीजमेंट जब स्पॉन्सर पर प्रसारित हो जाता है, तब जब तक कि वो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट ना कर ले तब तक वो वापस नहीं होता है, यानी वापस उस एडवर्टीजमेंट के बारे में नहीं वो वर्क करता तब, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट लॉ इफेक्टिवनेस, कम प्रभावशीलता। ये भी बात देखिए कैसे कि जो विज्ञापन है उस विज्ञापन के अंदर क्या है कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के अंतर्गत उसकी प्रभावशीलता कितनी होगी कितनी नहीं होगी, इसको मेज़र करना केवल और केवल एक ही बेस के ऊपर होता है, सेल के ऊपर, कि उस प्रोडक्ट की सेल कितनी है, ठीक है। अब जो प्रोडक्ट है उसकी सेल यदि बढ़ जाती है, ठीक है, तब तो वो प्रभावशील है, और यदि सेल नहीं बढ़ती तो कम प्रभावशील है। तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा कई बार इस प्रकार से भी जज किया जाता है कि यदि एडवर्टाइजमेंट यदि इफेक्टिव है तब तो उसकी सेल बढ़ा सकता है, और यदि एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव नहीं है तो फिर प्रोडक्ट चाहे अच्छा भी है तो भी उसकी सेल गिर
जाती है। तो कई बार जो एडवर्टीजमेंट है वो भी प्रोडक्ट को इफेक्टिवनेस दोनों को बताते हैं, ठीक है। इसके बाद है इंफीरियर गुड्स, जो घटिया किस्म की जो प्रकार की जो वस्तुएं होती है, ठीक है, जो निम्न श्रेणी की जो वस्तुएं होती है, वो विज्ञापन के सारे जो हैं ज़्यादा जो कंपटीशन है उसके अंदर वो टिकावा नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि जो घटिया किस्म की जो वस्तुएं हैं उनको विज्ञापन के द्वारा एक बार में ही बेचा जा सकता है। आप भी जानते हैं कि एक बार तो बेच देंगे, लेकिन बार बार इस तरीके के जो झूठे और जो गलत विज्ञापन हैं उनके द्वारा वस्तुओं की बिक्री संभव नहीं होती है, क्योंकि ग्राहक को एक बार तो खरीद लेगा, धोखे में आ भी सकता है, पर सेकंड टाइम वो दूसरों को भी धोखे से बचाएगा और दूसरे को इस प्रोडक्ट के प्रति नेगेटिविटी बताएगा, ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट के द्वारा क्या हो गया कि जो घटिया किस्म की वस्तुएं कई बार उनका भी एडवर्टीजमेंट होता है, तो कई बार फर्स्ट टाइम तो एटलीस्ट वो कस्टमर उससे बेवकूफ़ ही बन जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट सुटेबल फॉर सेलर मार्केट। अब यहाँ पे जिन वस्तुओं का जो विक्रेता जो बाजार की स्थिति होती है उन वस्तुओं को बेचने के लिए विक्रेता को पृथक से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, यानी जिनका ऑलरेडी सेलिंग मार्केट है उनको कहाँ जरूरत है कोई एडवर्टीजमेंट की, उनको, ठीक है। तो जो विक्रेता बाजार में जब वस्तुओं की मांग है बस स्वतः ही जो होती है बनी हुई होती है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लाता हूँ, जैसे कैरोसिन हुआ, ठीक है, जैसे गैस एलपीजी सिलेंडर हुआ, तो अब लोगों के अंदर इनकी डिमांड उतनी है, अब इनका एडवर्टीजमेंट करना और ना करना कहीं पर भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी क्या है, सेलिंग प्रोडक्ट है, सेल मार्केट में ऑलरेडी ये टिके हुए हैं, ग्राहकों की इनकी डिमांड है, इनका एडवर्टीजमेंट हो चाहे नहीं हो, एलपीजी सिलेंडर तो जाएंगे, ठीक है, कैरोसिन भी लोग उतना यूज़ करेंगे। तो जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, वो उसके अंदर प्रोडक्ट के अंतर्गत यदि उनकी डिमांड बनी हुई है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कैरोसिन और ये एक्सेट्रा, तो वो व्यक्ति क्या है, उतने जो हैं जो डिमांड, वो व्यक्ति उतना तो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा ही करेगा, तो उसके एडवर्टीजमेंट करने का उसका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नॉट सुटेबल फॉर गुड्स हैविंग इन इलास्टिक डिमांड, यानी जो बेरोजगार वाली मांग की जो वस्तुएं हैं, देखो क्या होता है कि वस्तु के मूल्य में क्या होता है, बेरोजगार मांग की वस्तु के मूल्य में होने वाले परिवर्तन की तुलना में इसकी मांग में होने वाले परिवर्तन की मात्रा जो है वो कम होती है, तो उसे बेरोजगार मांग कहते हैं, ठीक है। क्या मतलब है इसका कि the goods whose demand does not change with the change in their price are said to have inelastic demand। साथ ही जिस वस्तु के मूल्य में परिवर्तन का मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे पूर्ण बेरोजगार मांग कहते हैं। So the goods whose demand is perfectly inelastic then demand या और supply can't be boosted by advertising, okay। अतः जो बेरोजगार वाली जो वस्तु होती है उनका विज्ञापन करने पर भी उनकी विक्रय और मांग में वृद्धि नहीं होती। जैसे हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं, सॉल्ट, नमक, ठीक है। तो हर व्यक्ति हर परिवार नमक का एक लिमिटेड मात्रा में यूज़ करते हैं और वह उसके मात्रा को वो बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में आपको इनलास्टिक का कि जो एक एग्जांपल जैसे नमक सॉल्ट है, उसका जो परिवार है वो उतना ही यूज़ करेगा जितना कि वो महीने में उसको कंज्यूम करता है, परिवार के सदस्य जितना उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका एडवर्टीजमेंट का इतना इफेक्टिव प्रभावशीलता नहीं रहती, क्योंकि आप बहुत कुछ दिखा रहे हो कि इसमें आयोडीन है, इसमें ये है, वो है, ठीक है, इसके अंदर ये दूसरे जो हैं उनमें ये नहीं है और हमारे में ये है, तो ठीक है, आपका प्रोडक्ट का सेलिंग तो बढ़ जाएगा, हो सकता है कस्टमर जो एजुकेटेड जो कस्टमर है वो उससे इफेक्टिव हो जाए, वो उससे प्रभाव हो जाए, लेकिन यूज़ तो उतना ही करेगा ना, घर तो भर के रखने रहेगा नमक से, ठीक है, कि पूरे से नमक के जो है रूम ही भर के रख दिए हैं, ऐसा तो होगा नहीं। उसको ठीक है, महीने में उसका जो एक 1 kg 2 kg 3 kg जो भी है उतना जितना यूज़ होता है वो उतना ही उसका यूज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है एडवर्टीजमेंट अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज़। कई बार जो एडवर्टीजमेंट होते हैं वो हमारे जो जन सामान्य की जो रुचि है, उनकी भावनाएं और रीति रिवाज के विरुद्ध विज्ञापन करते हैं।
यानी कि जो वस्तुएं, यदि जो जैसे मान लीजिए कोई विज्ञापन है, उसकी भावना व रुचि और उसकी जो वो प्रसारित होता है, तो कई बार वो इस तरह के एडवर्टीजमेंट भी कर देते हैं जिससे कि हर व्यक्ति इफेक्टिव नहीं होता और उस व्यक्ति को कई बार उसकी रीति रिवाज या भावनाएं उसको भी ठेस पहुंचती है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे नॉन वेज जो वाइन हैं, ठीक है, और इसके अलावा जैसे मान लीजिए आपका जो बियर है, इन सब के जो एडवर्टीजमेंट यदि आते हैं, तो अब एक जो व्यक्ति वेजिटेरियन है उनके लिए तो इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, एक तरह से क्या है, वेस्ट है इनके लिए तो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो विज्ञापन आते हैं, ठीक है, वो विज्ञापन कहीं ना कहीं पे जन सामान्य की जो भावना है उनको भी ठेस पहुंचाते हैं और वो जो व्यक्ति इनको यूज़ नहीं करते हैं उनके लिए वो यूज़फुल भी नहीं होते हैं, ठीक है। आई होप आपको विज्ञापन के लाभ और विज्ञापन के दोष दोनों अब तक आपको समझ में आ गए होंगे। आप अपनी बुक्स के अंदर एक बार इनको वापस रीड कीजिएगा, ठीक है, और मैं द्वारा जो बताए गए जो पॉइंट्स हैं उनको समझने की आप एक बार कोशिश कीजिएगा। देखिए, अब हम आगे देखते हैं विज्ञापन की आवश्यकता, नीड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बता रहा है कि न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की विज्ञापन की आवश्यकता के अंदर सबसे पहले क्यों है कि जो प्रोडक्ट है उसके जो नया यदि कोई प्रोडक्ट आया है मार्केट में, ठीक है, तो उसके जो प्रोडक्ट है उसको किस प्रकार से कस्टमर तक पहुंचाया जाए, तो उसका एक सबसे बढ़िया जो कम्युनिकेशन का या जो रीचेबल जो मीन है, यानी ठीक है, वो कौन सा है, विज्ञापन। तो जब निर्माता जो होता है, ठीक है, जो कौन जो प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर है, यानी जो बनाने वाला है, वो उसको बेचने के लिए विज्ञापन के द्वारा ही क्या करता है कि जो उसके जो संभावित ग्राहक हैं, यानी ठीक है, उन तक पहुंच बनाने के लिए क्या करता है कि वो उस विज्ञापन का सहारा लेता है और उस उपभोक्ता को क्या क्या उससे लाभ हुआ है, उसके इसके अलावा कि वह प्रोडक्ट उसके लिए वह प्रोडक्ट कस्टमर के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, उसको क्या क्या लाभ होंगे और उसका वस्तु का जो उपभोग है वह किस प्रकार से उसको कर सकता है, ठीक है, वो सारी बातें वह उस प्रोडक्ट के द्वारा संभावित ग्राहकों को बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो नई या कोई भी संभावित जो वस्तुएं हैं उसकी वह बिक्री भी करना चाहता है या बाजार में उस प्रोडक्ट को लॉन्च स्थापित करना चाहता है, तो उसके लिए भी किसका सहारा लेना होता है, विज्ञापन का, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट इसका नीड का देखिए क्या है, टू क्रिएट डिमांड, यानी मांग उत्पन्न करना, कि जो आप देखिए विज्ञापन के द्वारा जो वस्तु है उस जो प्रोडक्ट है उसका यदि रंग बदला जाता है, उसकी खुशबू बदली जाती है, उसका पैकेज बदला जाता है, उसकी गुणवत्ता में कोई बदलाव किया जाता है और सभी प्रकार के कोई चेंजेस यदि उस वस्तु में किए गए हैं, तो उसकी जानकारी देने का काम किसका है, प्रोड्यूसर, निर्माता का, ठीक है। तो वो विज्ञापन के द्वारा उस किसको देता है, उपभोक्ता को देता है, जिससे कि उपभोक्ता क्या है, वस्तु से संबंधित किसी भी प्रकार के बदलाव से भ्रमित नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई डिस्काउंट ऑफर आया, कोई बिगेस्ट सेल का ऑफर आया है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट का कोई जो फेस्टिवल ऑफर आए, तो वो सारी सूचना, ठीक है, जो सूचना है उसके द्वारा ही वो विज्ञापन के द्वारा को यूज़ करते हुए जो डिमांड है, जो मांग है, उसको उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नए ग्राहकों की तलाश, कि विज्ञापन ही वस्तुओं को खरीदने के लिए नए नए ग्राहकों को तैयार करता है। टू डिस्कवर प्रोस्पेक्टस बाय द एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन द्वारा प्रयास किया जाता है कि वस्तु की को अधिक से अधिक बिक्री होती रहे और जो कॉम्पिटिटिव जो प्रोडक्ट्स हैं वो इस करंट एरा के अंदर, करंट इस दौर में विज्ञापन नए ग्राहकों को अनेक उत्पादों में से किसी एक उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित या वस्तु की बिक्री को बढ़ावा देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू एजुकेट कस्टमर, ग्राहकों को उत्पाद की सही जानकारी। बाजार में विभिन्न कंपनियों के एक जैसे कई सारे आपको भी पता है प्रोडक्ट मौजूद हैं। अब ग्राहक क्या होता है, उनसे उनको देख के कंफ्यूज हो जाता है, उनको देख के उनसे भ्रमित हो जाता है कि इसमें से किसका उपयोग, किसको वो कंज्यूम करे, किसको यूज़ करे और उसके लिए कौन सी कितनी यूजफुल रहेगी। इसके द्वारा जो निर्माता है वो कई सारे ऑफर लेता है, जैसे मुफ्त में उपहार देता है, कोई कूपन लाता है ना, जैसे हमने इससे पहले हमने सेल्स प्रमोशन के जो मेथड है उसमें पढ़ी थी, जिसमें कंज्यूमर मेथड थे, वो विज्ञापन में कूपन लाता है, ठीक है, मुफ्त नमूने लाता है, एक्सेट्रा। तो वो सारे जो भी चीज़ें हैं उन सबको जो प्रोडक्ट से संबंधित जो भी नॉलेज है, ठीक है, वो उसको कस्टमर को कौन देता है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है।
तो और इसके अलावा जो कस्टमर्स हैं उनको प्रोडक्ट को किस प्रकार से यूज़ करना है, जो भी एजुकेट करना है, यानी कस्टमर को किस प्रकार से एजुकेट, उसको नॉलेज दी जा सके, वो काम भी किसका है, विज्ञापन का। इसलिए विज्ञापन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, टू सपोर्ट सेल्समैन, विक्रेता की सहायता। जिस वस्तु का विज्ञापन पहले से किया जा रहा होता है उससे उस वस्तु को बेचने में जो सेल्समैन है, जो एजेंट है, उसको काफ़ी सुविधा रहती है, क्योंकि उसको उस विज्ञापन के द्वारा जो प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है और या उसकी जो यूज़फुलनेस यानी उपयोगिता है, उसका जो गुणवत्ता है, उसको बताने में उसकी ज़रूरत नहीं रहती। कस्टमर सीधा शॉप पे जाता है और सीधी उसी वस्तु की डिमांड करता है। तो उससे कई बार इस तरीके से उसको हाई प्रोडक्ट के क्वालिटी और उसको बताने की ज़रूरत नहीं रहती। तो सेल्समैन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो गया एडवर्टीजमेंट, ठीक है। डिमांड भी बढ़ा देता है, तो जो सेल्समैन है वो उसी प्रोडक्ट को जो सेल्समैन है उसी प्रोडक्ट को परचेज करके कस्टमर तक पहुँचाता है। और लास्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन अबाउट चेंज इन प्राइस, मूल्य में बदलाव की जानकारी। कि वस्तु के निर्माण में लागत के से कम और ज़्यादा होने के कारण निर्माता द्वारा अपने मूल्य में परिवर्तन या बदलाव किया जाता है, तो वस्तु के मूल्य में किए गए बदलाव की जानकारी निर्माता उपभोक्ता को विज्ञापन के द्वारा ही देता है, ठीक है, कि उसने उस वस्तु के मूल्य में कितना बदलाव किया है, ताकि उपभोक्ता को वस्तु खरीदने में किसी प्रकार का भ्रम ना हो और किसी भी प्रकार का उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े और उसकी जो सेलिंग है, जो विक्रय है, वो भी जो है वो बिक्री बनी रहे, ठीक है। तो अभी तक हमने आपके सामने सारे पॉइंट्स जो हैं नीड ऑफ एडवर्टीजमेंट या जो विज्ञापन की जो आवश्यकता है उसके बारे में आपके सामने डिस्कस किए हैं, ठीक है। आप एक बार अपनी बुक्स में इन पॉइंट्स को वापस एक बार रीड कीजिएगा और वापस इन पॉइंट्स को वापस अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बी सेफ।